आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एक्सरसाइज पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला है, संक्षेप में लिखना है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं उन पर नोट तैयार करना है। ज्यूसेppe मैस्नी, काउंट कैमिलो दे कावूर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। यानी ये राइट ए ब्रीफ नोट्स। Giuseppe Mazzini, Count Camillo de Cavour, The Greek War of Independence, Frankfurt Parliaments, The Role of Women in Nationalist Struggles। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्यूसेppe मैस्नी। तो ज्यूसेppe मैस्नी की बात करें तो यह एक इतालवी क्रांतिकारी था, इटली का। 1807 में इसका जन्म जिनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी गुप्त संगठन का एक सदस्य था। 24 वर्ष की आयु में 1831 में निर्वासन के लिए इसे लिगुरिया क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। निर्वासन में यानी एक प्रकार से समझना है, लिगुरिया क्रांति को इसने प्रारंभ किया था, जिसके कारण इसे निर्वासन दिया गया और इसे बहिष्कृत कर दिया गया जिनेवा से। इसके पश्चात इसने जो है कुछ भूमिगत संगठन बनाए, उन दोनों को याद रखना है। कौन कहाँ है ये याद रखना है। तो बर्न में यंग यूरोप और मार्सेई में यंग इटली नामक गुप्त संगठनों की स्थापना की, जिसके सदस्य अगर कहें तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार वाले युवा बने। और इसने जो है अंततः कहें तो इटली के एकीकरण के प्रारूप को मैस्नी ने प्रस्तुत किया था। तो अगर आता है कि विफल में संक्षेप में मैस्नी के बारे में लिखे तो इतना पर्याप्त है। ये एक इतालवी क्रांतिकारी था। 1807 जिनेवा में इसका जन्म हुआ था। कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। इसे लिगुरिया क्रांति के कारण निर्वासित कर दिया गया था। इसने बर्न में यंग यूरोप और मार्सेई में यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की थी। और पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार वाले युवा इन संगठनों के सदस्य बने थे। इसने इटली के एकीकरण का प्रारूप प्रस्तुत किया। तो देखें, Giuseppe Mazzini was Italian revolutionary born in Geneva in 1807. He was a member of the Secret Society of the Carbonari. At the age of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी, ये बताया गया था, गुप्त संगठन है अंडरग्राउंड सोसाइटी। इट नेम्ड इट यंग इटली मार्सिले यानी यंग यूरोप बर्न। वाज मेंबर वेयर लाइक मैनेड यंग मेन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट डिफरेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी इसने इसके अलावा एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, ड्राफ्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफिकेशन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर की बात करें तो सार्डिनिया पीटमांड का प्रमुख मंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकजुट करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। यह ना तो एक क्रांतिकारी था, ना ही डेमोक्रेटिक यानी ना ही लोकतांत्रिक था। इतालवी अभिजात वर्ग के कई अन्य धनी और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में बेहतर फ्रेंच बोलता था। यानी इतालवी भाषा से बेहतर जो है क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। कावूर ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि करने या गठबंधन करने में सफल हुआ, जिससे 1859 में सार्डिनिया पीटमांड ने ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफलता प्राप्त की और ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग को का जो साम्राज्य था उत्तरी इटली पर, वहां से उसे समाप्त किया गया। तो यहाँ काउंट द कावूर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीटमांड स्टेट हु लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन रीजन्स ऑफ इटली। He was neither revolutionary nor a democratic. Like many other wealthy and education members of the Italian elites, a spoken French much better than a did Italian. He engineered a careful diplomatic alliance with France. With the help of Sardinia, Piedmont defeated to Austria force in 1859 and there by the northern part of Italy from the Australian Habsburg, यानी नॉर्दर्न पार्ट्स को जो है ऑस्ट्रेलियन हैबसबर्ग से मुक्त करा लिया। सी नंबर है ग्रीक यूनानी या ग्रीक स्वतंत्रता।
यूनान बोले या ग्रीक बोले बराबर होता है। तो यह जो है 1821 से 29 के बीच ऑटोमान साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांतिकारियों द्वारा छेड़ी गई आज़ादी का एक सफल युद्ध था। यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि कवियों और कलाकारों ने ग्रीक को यूरोप सभ्यता का पालना माना था। जो कवि और कलाकार हैं, इसे याद रखना है, कवि और कलाकारों ने ग्रीक को क्या माना था? यूरोपीय सभ्यता का पालना माना था। अंततः 1832 में कांस्टेंटिनोपल संधि से ग्रीक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। संक्षेप में दिया गया, इसलिए बहुत शार्ट में इसे बताया गया है। नेक्स्ट इसी का है द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस वाज ए सक्सेसफुल वार ऑफ इंडिपेंडेंस waged by Greek revolutionaries between 1821 and 1829 against the Ottoman Empire। तो ये याद रखना है किसके विरुद्ध हुआ था? तो ऑटोमान एम्पायर के विरुद्ध यह क्रांति शुरू हुई थी। तो इसे याद रखना है कि किसके विरुद्ध क्रांति की गई थी? तो ऑटोमन एम्पायर। इसके बाद आगे देखें, इसी में नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। तो ऑटोमन एम्पायर हो गया। द ग्रीक वेयर सपोर्टेड बाय द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज व्हेल पोएट एंड आर्टिसियन हेल्ड ग्रीक द कार्डेल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन। यानी कि जो यहाँ के पोएट्स और आर्टिसियंस थे, उन्होंने क्या कहा? ग्रीक एज द कार्डेल यूरोपियन सिविलाइजेशन। फाइनली द ट्रेडी ऑफ ये वही है, ट्रेडी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट रीजन। यानी उसके बाद ग्रीक एक इंडिपेंडेंट रीजन के रूप में आया। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद। तो इसे देखें तो यह एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली थी। विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से संबंधित मध्यम वर्ग के पेशेवर व्यापारियों द्वारा, कारीगरों द्वारा, पेशेवर व्यापारी और समृद्ध कारीगरों द्वारा इसे बनाया गया था। फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 को यानी 48 को इनकी बैठक बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया, जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया जाता था। यानी इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि ऐसा राजा होगा जो संसद के अधीन काम करेगा। हालांकि इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चूंकि यह मध्यम वर्ग के प्रभुत्व में था, इसलिए जनाधार अपना खो दिया। अंत में 31 मई 1849 को इसे भंग करने पर मजबूर किया गया। आपको बताया गया था कि इसमें विलियम, जो इन्होंने राजा को सपोर्ट किया था प्रसा के, वो जो है मोनार्ची के समर्थन में चला गया था, और मोनार्ची के समर्थन में जाने के कारण इनका जो आधार है वो कमज़ोर हो गया था। नेक्स्ट देखें द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। It was an Greek-German National Assembly formed by the middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans belonging at the different German regions. We convened 1880 May and 1848 Church of St. Paul in city of Frankfurt. This assembly drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy, subject to the parliament. However, he faced opposition from the aristocracy and military. Also, as it is dominated by the middle class, it lost is the most supported West. In the end, it was forced by a disband on 31 May 1849। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। तो इसमें आपको समझना है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार का विस्तार करने का मुद्दा उदारवादी आंदोलन के भीतर एक विवादास्पद था, जिसमें वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं की सक्रियता थी। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संघों की स्थापना की, समाचार पत्रों की स्थापना की
और राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें विधानसभा के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई तो आगंतुकों की गैलरी में खड़े होने के लिए महिलाओं को केवल पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती किया गया, उन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे। तो इसके बारे में समझना है कि इन्होंने आंदोलन में भाग लिया, इनकी सक्रियता रही, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल पावर प्राप्त नहीं हुआ था। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। The issue of extending political rights to women was controversial. One within the liberal movements, in which a large number of women and participates actively over the years. Women had formed their own political association, founded the newspaper, and taken part in political meeting and demonstration. Despite this, they were denied surface during the election of assembly, where the Frankfurt Parliament convened in the church St. Paul. Women were admitted only observation to stand in the विजिटर गैलरी, यानी उन्हें विजिटर गैलरी पर खड़ा किया गया, स्टैंड किया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टेक द क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी एमंग द फ्री पीपल्स। इसके बारे में आपको पीछे थ्योरी में पढ़ाई गई है, उसी के बारे में जानना है कि इन्होंने सामूहिक पहचान को पैदा करने के लिए निम्नलिखित काम किया था। पहला है पितृभूमि या ला पितरे नागरिका यानी सिटीजन विचार को संविधान के तहत समान अधिकार और संयुक्त समुदायों की धारणा पर बल दिया। दूसरा, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा लिया गया, उसे राजशाही ध्वज की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट जनरल का नाम बदलकर इसे नेशनल असेंबली कर दिया गया और ये सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा चुना जाना था। चौथा, केंद्रीय प्रशासन प्रणाली लागू की गई जो पूरे राष्ट्र में एक समान कानून इससे बनाया जा सके। पांचवा, क्षेत्रीय बोली को हतोत्साहित करना और राष्ट्र की आम भाषा के रूप में फ्रांसीसी को बढ़ावा देना। ये पीछे चैप्टर में आपको पढ़ाया भी गया था। यहाँ देखें, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टुक मेनी इम्पोर्टेंट स्टेप टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल व्हिच वेयर। पहला है कि आइडिया ऑफ ला पित्रे यानी द फादरलैंड्स एंड ला सियोतेन यानी द सिटीजन एम्फेसिस द nations of a united communities enjoying equal rights under constitutions। इसमें है द फ्रेंच फ्लैग ट्रिकुलर when choose the replace the former royal standards। The state general renamed by national assembly was elected by a group activity citizens। चौथा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉ द इंटरनेशंस। पांचवा है डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशंस, यानी फ्रेंच भाषा को कॉमन लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रकार से अगर कहें तो ये फ्रांसीसी लोगों द्वारा सामूहिक भाव पैदा किया गया। अगला है मारियान एंड जर्मेनिया। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया उसके महत्व के बारे में लिखना है। व्हाट वेयर मारियान एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेयड है। इसमें समझना है, पीछे हमने मारियान और जर्मेनिया को विस्तार से पढ़ाया है, यहाँ थोड़ा शार्ट्स में देखेंगे तो आंसर देखेंगे मारियान और जर्मेनिया फ्रेंच एंड जर्मन राष्ट्र के लिए। तो मारियान फ्रांसीसी है, जर्मेनिया जर्मन है। फ्रेंच और जर्मन राष्ट्र के लिए नारी रूप थे, व्यक्ति यानी नारी के रूप में खड़े आदर्शवादी विचार, स्वतंत्रता और गणराज्य के प्रतीक थे। यानी जो नारी प्रतिमा को रूप दिया गया था वो स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक था। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व
इस तथ्य में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ उसके पहचान कर सके और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो। याद रखना है, मारियान फ्रांस की थी, जर्मेनिया जर्मनी की थी। एक नारी रूपक प्रतिमा थी और ये प्रतिमा स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक थी और इनको नारी रूप इसलिए दिया गया कि जिससे फ्रांस के नागरिकों को इसे देखकर उनमें ऐसा भाव जगे कि उनमें राष्ट्रीय एकता का भाव आ जाए। तो आंसर दिया है द मौर्यन जर्मेनिया वाज रिस्पेक्टिव फीमेल्स allegories for the French and the German nations. The stood a person यानी फीमेल रहेगा, appreciation of ideas like liberty and the republic. The importance of the way in which they were portrayed lay in the fact that the public could identify where their symbolic meaning and the would instill ए सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन देम, यानी लोगों में ऐसी भावना जगे। अगला है जर्मनी व इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। आप अपनी बुक देखेंगे तो वहाँ ओनली दिया है ब्रीफ एक्सप्लोरर द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हमने इसमें इटली के यूनिफिकेशन को अलग से जोड़ दिया है क्योंकि आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सेकंड एक्सरसाइज जब कराएंगे तो उस समय हम बता देंगे कि यहीं से आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए एक साथ इनको हमने शामिल कर दिया और दोनों ज़रूरी भी है। तो पहले देखते हैं जर्मन एकीकरण। एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली थी, यह एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली थी जो फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल के चर्च में 18 मई 1848 को बुलाई गई थी। आपको पीछे जो अभी फ्रैंकफर्ट संसद पढ़ाई गई थी उसी का सभा है ये। इस सभा में जर्मन राष्ट्र के संविधान का गठन किया गया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया गया। हालांकि इसे अभिजात वर्ग और सेना का विरोध का सामना करना पड़ा। चूंकि यह मध्यम वर्ग के प्रभुत्व में था इसलिए इससे अपने जनाधार को खो दिया और अंततः इसे भंग कर दिया गया। ये फ्रैंकफर्ट संसद का ही है। जब संसद भंग हो जाती है फ्रैंकफर्ट संसद, तो प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन किया? अंततः प्रसा ने किया। इसके प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे, इस प्रक्रिया के जनक थे। यानी आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे तो ऑटो वन बिस्मार्क थे, जो प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष में 3 युद्ध यानी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध किया और इसमें प्रसा की जीत के साथ समाप्त हुआ और इसी के साथ एकीकरण पूरा हुआ। तो जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का शासक घोषित किया गया। मतलब इतना समझना है कि ये फ्रैंकफर्ट संसद ही है। जब फ्रैंकफर्ट संसद असफल होती है तो जर्मनी के एकीकरण का दायित्व या नेतृत्व जो है वो बिस्मार्क के हाथों में आ जाता है। तो ये है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाज कन्वर्टेड on 18 May 1848 in the Church of St. Paul in city Frankfurt. The assembly drafting a constitution for German nations to be headed by monarchy subject to parliaments. However, is faced opposition from the aristocracy and military also, as it was dominated by the middle class. It lost its most supports base in the end of forces to disband in 31 May 1848. अब आगे यहाँ से देखना है। पर्सिया टुक द लीडरशिप मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्टिस्ट एंड प्रोसेस कैंसिल्ड आउट द हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सहायता से 3 वार एंड 7 ईयर 3 वार 7 ईयर्स में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रेंच ended the Persian victory and completely the process of unification. In January 1871, Persian King William I was proclaimed German Empire in the ceremony held वर्साइलेस यानी वर्साई में इसे बनाया जाता है। अब इटली का यूनिफिकेशन देख लेते हैं। जर्मन असेंबली का हो गया है, इटली का यूनिफिकेशन यहाँ पर अभी नहीं दिया गया, आगे फिर देखते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कौन से बदलाव किए?
अच्छा, इटली यूनिफिकेशन की बात करें तो 3 पार्ट्स में पीछे आपको पढ़ाया गया था, जिसमें मैसनी, कावूर एंड गैरिबाल्डी, इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो वो पूरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कौन से बदलाव किए? तो व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द ट्रेडिशनरीज रूल्ड बाय हिम? तो इसका उत्तर देखें। पहला है, नेपोलियन ने इसके लिए क्या किया कि 1804 में नागरिक संहिता लाया, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए, पढ़ाया गया था आपको। पहला, जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त किया। दूसरा, समानता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार कानून के समक्ष सुरक्षित किए। तीसरा, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूमि के स्वामित्व और जागीरदारी से मुक्त किया। चौथा, एक समान वजन और माप प्रणाली और राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया, जो माल और पूंजी के आवागमन को सुविधा देता है। इसके बारे में हमने आपको बताया था चैप्टर में विस्तार से, कहाँ कहाँ जाने पर कितनी माप डिफरेंट होती है। तो ये है नेपोलियन इस्टेब्लिश्ड सिविल कोड इन 1804, इसको याद रखिएगा। नो एज द नेपोलियन कोड्स, इसे नेपोलियन कोड्स के नाम से जानते हैं। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड following the change make the administrative system of more efficient in the area ruled by him. Birth prevalence abolished, equal right and property rights secured before law, abolished the feudal system and freed the peasants from land ownership and vassal duty. अगला, importance implemented a unification weight and measurement system and national currency that facilitates the movement of good and capitals। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें इटली के एकीकरण की बात करें तो छूट गया है, तो अगला तो सेकेंड एक्सरसाइज जब हम कराएंगे वहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो वहाँ पर जर्मनी एंड इटली देना है, तो हम वहाँ पर इटली का अलग से आपको पढ़ा देंगे। बनाने में मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो ये आप लोग इतना नोट्स डाउनलोड करेंगे, इटली के एकीकरण का स्पेस रखेंगे, वो हम आपको बताएंगे।